हेलो फ्रेंड्स, एचआरएम के मॉड्यूल डी के क्विक रिवीजन सेशन में आपका स्वागत है। टॉपिक का नाम है पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो फ्रेंड्स, इसका एक यूनिट जो है हमारा यूनिट नंबर 15, उसको ऑलरेडी हमने मॉड्यूल नंबर सी के क्विक रिवीजन में कवर किया है। तो हम लोग इस वीडियो में यूनिट नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। आपने यदि मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी के क्विक रिवीजन को नहीं देखा है वीडियोज़ को, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं अपने रिवीजन सेशन को, और अगले 30 से 40 मिनट में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेड यूनियन की शुरुआत काफ़ी पहले से हुई थी। आपको यहाँ देख सकते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जा रही है कि 1890 में, देखिए 1890 में बॉम्बे के आसपास ये शुरुआत हुई थी, राइट। और तब उनका मेन फोकस वेलफेयर एक्टिविटीज़ पर था। मेन फोकस कहाँ पे था? वेलफेयर एक्टिविटीज़ पर। जैसे जैसे इंडिपेंडेंट मूवमेंट बढ़ता गया, इंडिपेंडेंट लीडर ने भी इन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया, राइट। और 1947 के बाद पॉलिटिकल टाइज भी बनने लगे। वही चीज़ बताया जा रहा है। ये देख सकते हैं, स्टार्ट कब हुआ था? 1890 में स्टार्ट हुआ था। और इनका मेन फोकस वेलफेयर एक्टिविटीज़ पर था। और जैसे जैसे इंडिपेंडेंट मूवमेंट बढ़ता गया, इंडिपेंडेंट लीडर ने भी इन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और 1947 में 1947 के बाद पॉलिटिकल टाइज भी बनने लगे। अब देखिए 1960 से लेकर 2000 तक के बीच ट्रेड यूनियन ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के सपोर्ट से काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया। और लेकिन यहाँ एक कन्फ्लिक्ट भी था यूनियन और एम्प्लॉय के बीच वेजेस और वर्किंग कंडीशन को लेकर। यूनियन और एम्प्लॉयर के बीच वेजेस कंडीशन को लेकर एक कन्फ्लिक्ट था, एक टेंशन था। और तो क्या कॉन्फ्लिक्ट था वो आपको समझ में आया। और उसके बीच वेजेस और वर्किंग कंडीशन को लेकर हमेशा तनाव बना रहता था, ठीक है। यूनियन और एम्प्लॉयर के बीच वेजेस और वर्किंग कंडीशन को लेकर हमेशा तनाव बना रहता था। अब इंडिया के कुछ स्पेसिफिक रीजन जैसे कि वेस्ट बंगाल, केरला, राइट, यहाँ पे मार्क्सिस्ट और नक्सलाइट इन्फ्लुएंस के कारण मिलिटेंट ट्रेड यूनियन एक्टिविटी देखी गई है, ठीक है। किसी के कारण दोस्तों? यहाँ पे मार्क्सिस्ट और नक्सलाइट इन्फ्लुएंस के कारण कुछ बड़े ट्रेड यूनियन हैं, जैसे कि INTUC, AITUC, ठीक है, HMS, CITU और BMS। 2012 तक इंडिया में लगभग 16,712 ट्रेड यूनियन थे, जिसमें से 91.82 लाख मेंबर थे। और अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी कैपिटलिस्ट सेटअप था, जहाँ वर्किंग कंडीशन काफ़ी पुअर थे। लेकिन 1949 में सेन ट्रिब्यूनल ने कुछ रिफॉर्म्स लाए। तो आइए देखते हैं ये सेन ट्रिब्यूनल का क्या क्या रिफॉर्म था। तो देखिए, सबसे पहले अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की ट्रेड यूनियनिज्म के बारे में। बैंक एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ भी यूनियन का काफ़ी बड़ा रोल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 90% वर्कमैन जो है यूनियन के अंदर ही आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यूनियन है, जैसे AIBEA, NCBE, BEFI, NOBW, INBEF। और ऑफिसर्स के लिए भी कुछ ग्रुप है, AIBOC, AIBOA, INBOC, NOBO। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इन यूनियन का इम्पैक्ट ये था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनकी एफिशिएंसी इनकी एफिशिएंसी पे काफ़ी ऐसा असर पड़ा। न्यू जनरेशन बैंक ने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने ऑपरेशन इम्प्रूव किए, राइट। और PSB ने भी धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन को अपनाया। यूनियन ने भी टेक्नोलॉजी और कस्टमर सर्विस को सपोर्ट करना शुरू किया। वही चीज़ बताया जा रहा है ना, राइट। और उसके बाद लेकिन यहाँ भी कुछ वीकनेस थी, जैसे कि यूनियन के बीच राइवलरीज थी, पॉलिटिकल टाइज था और डुअल मेंबरशिप का बड़ा इशू था। अब उसके बाद बताया जा रहा है आपको कि मल्टीपल यूनियन होने से एम्प्लॉय के बेनिफिट भी डिवाइडेड हो गए, राइट। लेकिन चेक ऑफ सिस्टम के थ्रू वेजेस से ऑटोमेटिक डिडक्शन करके यूनियन ड्यूज़ को सेटल किया गया, राइट। तो वेजेस डिडक्टेड फॉर ड्यूज़। और फिर उसके बाद क्या है कि इससे यूनियन की रिकॉग्निशन में मदद मिली। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अमेंडमेंट से डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को भी स्ट्रेंथन किया गया। कर है ना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के से डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया गया। तो अब आते हैं आज के सिनेरियो पे, यानी आज प्रेजेंट सिनेरियो क्या है बैंकिंग का। तो देखिए, बैंक काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट, लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है? तो यहाँ देखिए, कॉन्फ्लिक्ट इस बात में है कि मैनेजमेंट चाहता है कॉस्ट इफेक्टिव आउटपुट, जबकि यूनियन बेटर वेज और वर्क कंडीशन की डिमांड करते हैं। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है। अब ट्रेड यूनियन मॉडर्नाइजेशन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटराइजेशन, जैसे मैकेनाइजेशन, राइट। लेकिन बैंक को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसे कि PSB के लॉसेस और कैपिटल इन्फ्यूजन का इशूज़। तो अचीवमेंट की अगर बात करें तो देखिए, PSB ने कोर बैंकिंग को इम्प्लीमेंट किया, 100% कंप्यूटराइजेशन किया, VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट सिस्टम लाई और मेरिट बेस्ड रिवार्ड लाई।
बाइपार्टाइट सेटलमेंट के थ्रू 10th और 11th एग्रीमेंट में 15% वेज हाइक को फाइनलाइज किया गया। आगे चलकर प्राइवेटाइजेशन की वजह से बैंक की इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी शिफ्ट देखने को मिल सकता है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी जर्नी ट्रेड यूनियन मूवमेंट की इंडिया और बैंकिंग सेक्टर में। तो फ्रेंड्स, आपको यदि अभी तक क्लैरिटी मिल रही है तो लाइक करना मत भूलें इस वीडियो को। आगे हम लोग बात करते हैं इसके बाद की कहानी, आइए डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे पोस्ट 2009 रिलेशन, राइट। तो हमने हम बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड इंडस्ट्रियल रिलेशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग के इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे ये देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि 2009 के बाद 2009 के बाद की। आप सब जानते हैं कि 2008-9 के ग्लोबल रिसेशन पता ही होगा, 2008 और 2009 का जो ग्लोबल रिसेशन आया था, राइट। तो इसके लिए ग्लोबल रिसेशन बैंक के लिए कितना चैलेंजिंग था, लेकिन इस टाइम पर पब्लिक सेक्टर बैंक ने काफ़ी स्टेबिलिटी दिखाई, राइट। जबकि प्राइवेट सेक्टर को रिट्रेंचमेंट यानी जॉब कट का सहारा लेना पड़ा। उसके बाद दोस्तों, इस पीरियड में कुछ नए ट्रेंड देखने को मिले, जैसे वर्कफोर्स का ग्रोथ हुआ, लाइफ स्टाइल एक्सपेक्टेशन का बढ़ना और कॉरपोरेट ऑनरशिप का इन्फ्लुएंस, ठीक है। मैनेजमेंट ने बार्गेनिंग में काफ़ी गेन किए और यानी इशू का टाइमली सॉल्यूशन देना भी बहुत ज़रूरी था, ठीक है। लेकिन ग्रीवियंस रिजोल्यूशन समझते हैं ना, इशू का टाइमली रिजॉल्व करना ये भी बहुत ज़रूरी था। अब देखिए, यहाँ पे एक बात की जा रही है इंडस्ट्रियल रिलेशन की तरफ, यानी आईआर की तरफ। तो आईआर क्या होता है? आईआर का सिंपल मतलब है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशन, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, ठीक है। यह एचआरएम एम्प्लॉय रिलेशन और यूनियन मैनेजमेंट के एस्पेक्ट को कवर करता है। किसको कवर करता है? एचआरएम एम्प्लॉय रिलेशन और यूनियन मैनेजमेंट के एस्पेक्ट को कवर करता है, राइट। तो देखिए, आईआर के 3 मेजर रिलेशनशिप टाइप होते हैं। आइए बात करते हैं कौन कौन से टाइप हैं। पहला है वर्कर टू वर्कर, यानी जो कलीग हैं, कलीग के बीच के रिलेशन। दूसरा आता है वर्कर टू एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट के बीच इंटरेक्शन। और तीसरा आता है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, यानी मैनेजमेंट पॉलिसी और स्टाफ की एक्सपेक्टेशन का बैलेंस। तो आईआर का मेन गोल होता है कॉपरेशन और हार्मोनी को बढ़ावा देना, जिसे वर्क प्लेस में पीस बना रहे हैं, राइट। कॉपरेशन को बढ़ावा देना, हार्मोनी को बढ़ावा देना, जिसे वर्क प्लेस में पीस बना रहे हैं। चलिए, अब हम लोग आईआर वर्सेस ह्यूमन रिलेशन की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है इंडस्ट्रियल रिलेशन और ह्यूमन रिलेशन के बीच। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप लेबर मैनेजमेंट और प्रोडक्शन इशूज़ तक लिमिटेड है, लिखा गया ना, लेबर मैनेजमेंट और प्रोडक्शन इशूज़ तक। लेकिन ह्यूमन रिलेशन ब्रॉडर टर्म है, जो वेलफेयर, सेफ्टी और एम्प्लॉय वेलबींग को भी इंक्लूड करता है, वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। अब देखिए, ह्यूमन रिलेशन आईआर के कुछ की ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना, फिर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, स्ट्राइक और लॉकआउट को रिड्यूस करना। इससे न सिर्फ प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, बल्कि मोरालिटी और एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है। अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। इंडस्ट्रियल रिलेशन काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि वर्कर हमेशा हायर वेजेस और बेटर वर्किंग कंडीशन की डिमांड करते हैं। जो एम्प्लॉयर है, उनकी प्रायोरिटी होती है कि हाई प्रोडक्टिविटी और लो कॉस्ट हो। तो गवर्नमेंट इंश्योर करता है कि इंडस्ट्रियल पीस और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। फिर गुड आईआर का इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव होता है, जैसे प्रोडक्शन कंटिन्यूटी, यानी फुल रिसोर्स यूज और हाई प्रोडक्टिविटी। दूसरा, डिस्प्यूट रिडक्शन, यानी एम्प्लॉय मोटिवेशन को एड्रेस करना। तीसरा, मोरल एंड एफिशिएंसी, यानी वेस्ट को कम करना और आउटपुट को इम्प्रूव करना। और फोर्थ है पीस, यानी क्या हुआ? म्यूचुअल रिस्पेक्ट और पार्टनरशिप को बढ़ावा देना। और फाइनली आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी प्लान प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करना। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कैसे हम आईआर को इम्प्रूव करें। आईआर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज यूज की जा सकती हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग यूनियन का होना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट मेंटेन करना, इफेक्टिव कलेक्टिव बार्गेनिंग, उसके बाद वर्क कमिटी का यूज, क्लियर कम्युनिकेशन, और फाइनली आता है पीसफुल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। और अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कलेक्टिव बार्गेनिंग और लेबर मैनेजमेंट डायनेमिक भी चेंज हो रहा है। टेक शिफ्ट का मतलब है बेटर कोऑर्डिनेशन और अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट और वर्कफोर्स, राइट। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग अब तो अभी तक हमने क्या देखा, छोटा सा ओवरव्यू हमने देखा इंडस्ट्रियल रिलेशन और बैंकिंग सेक्टर के ट्रेड यूनियन का, राइट। फ्रेंड्स, आपको एचआरएम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो पीडीएफ हो, वीडियोज़ हो, मॉक टेस्ट हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। मैं आपको नंबर शो करता हूँ, ये देखिए, ये नंबर है, राइट। सो दिस इज़ द नंबर यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन। एंड ऑल्सो एचआरएम से रिलेटेड, इलेक्टिव पेपर से रिलेटेड हमारे पास सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन के की पॉइंट्स की।
कलेक्टिव बार्गेनिंग से रिलेटेड। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में देखिए यहाँ कुछ पॉइंट बताया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग की। यह एक नेगोशिएशन प्रोसेस होता है मैनेजमेंट और यूनियन के बीच, जिसका मेन गोल होता है वर्कप्लेस हार्मोनी को मेंटेन करना। क्या मेन गोल होता है कि वर्कप्लेस के हार्मोनी को मेंटेन करना। इस प्रोसेस के थ्रू यूनियन अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके बेटर वेजेस और वर्किंग कंडीशन की डिमांड करते हैं, राइट। अब देखिए इसमें कुछ की पॉइंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग के कुछ की सिग्निफिकेंस है। पहला है यूनिटी, यानी यूनियन को स्ट्रांग बनाता है जिससे उनका नेगोशिएशन पावर बढ़ता है। दूसरा है बायपार्टिज्म, यानी मैनेजमेंट और यूनियन के बीच डायरेक्ट रिजोल्यूशन होता है और बिना किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस के। फिर है हमारा इंटरडिपेंडेंस, यानी यूनियन और मैनेजमेंट का कॉपरेशन जरूरी है फॉर लॉन्ग टर्म हार्मोनी। फिर है हमारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यानी इसमें स्ट्रेटजिक और इनोवेटिव अप्रोच यूज की जाती है फॉर इफेक्टिव बार्गेनिंग। फिर आता है हमारा लीगल बेसिस, यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग को इंडियन लॉ में भी रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, जिससे ग्रीवियंस रिजोल्यूशन सेल्फ रिलायंट बनता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अलग अलग इंडस्ट्री में कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे किया जाता है। पहला है आईटी इंडस्ट्री। तो पहले आईटी इंडस्ट्री को कलेक्टिव बार्गेनिंग से बाहर रखा गया था, लेकिन रिसेंट टर्मिनेशन के बाद यूनियनाइजेशन एफर्ट बढ़ने लगे। अब एक है एफआईटी होता है फोरम फॉर आईटी एम्प्लॉय। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आईटी वर्कर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है और लेबर लॉ के थ्रू उन्हें एडवोकेट करती है। अब थोड़ा बैंकिंग इंडस्ट्री की बात कर ले, तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि क्लेरिकल और सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट हो गया है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लेरिकल, हाँ, बैंकिंग इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में बात कर लेते हैं। तो देखिए क्लेरिकल और सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए शास्त्री और देसाई अवार्ड के अकॉर्डिंग 5 ईयर सेटलमेंट डिसाइड किए जाते हैं, जो सैलरी, लीव्स और कॉम्पिटराइजेशन कवर करते हैं। और ऑफिसर के लिए OSR यानी ऑफिसर सर्विस रूल के अंदर, लेकिन पहले ऐसा OSR का रूल था, लेकिन 1984 के बाद उनके लिए भी बाइपार्टाइट सेटलमेंट का सिस्टम शुरू कर दिया गया, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स। अब देखिए 11th सेटलमेंट जो कि 1 नवंबर 2017 को स्टार्ट हुआ था, वो 11 नवंबर 2020 को कंक्लूड हुआ था, राइट। तो अब देखिए आप थोड़ा सा इंडस्ट्रियल वेज प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल वेज प्रैक्टिस क्या है, तो देखिए एडहॉक इम्प्लीमेंटेशन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ऑफिसर और वर्कमैन के लिए अलग डेट के वेज सेटलमेंट को अप्लाई किया गया। एक पॉइंट है जिसको बोला जाता है वेज अकॉर्ड। मतलब क्या हुआ, ऑफिसर के लिए वेज रिवीजन 1 नवंबर 2017 से इफेक्टिव हुआ, जो कि वर्कमैन के साथ अलाइन हो गया 11 नवंबर 2020 के जॉइंट नोट के थ्रू। उसके बाद बात आती है हमारी करंट ट्रेंड एंड फ्यूचर चेंजेस की। तो देखिए आज के समय में कुछ नए ट्रेंड और डिबेट्स बैंकिंग इंडस्ट्री में चल रहे हैं, जैसे कि बैंक स्पेसिफिक सैलरी वर्सेस IBA इंडस्ट्री वाइड नेगोशिएशन। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि बैंक स्पेसिफिक पे मॉडल एम्प्लॉय रिटेंशन और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन चैलेंजेस ये हैं कि HR डिपार्टमेंट के पास अभी वो स्किल नहीं है जो टेलर मेड पे स्ट्रक्चर हैंडल कर सके। वही कह रहा है ना। फिर दोस्तों इस कंटेक्स्ट में पे फॉर परफॉर्मेंस और PLI यानी परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया, जो 9th बाइपार्टाइट सेटलमेंट पर का पार्ट है। PLI का मतलब है कि बैंक के नेट प्रॉफिट के बेसिस पर एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेंगे, राइट। जैसे जैसे PLI मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बढ़ेंगे, वैसे वैसे एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा डे का पे भी मिलेगा। फिर आता है ग्रीवियंस मैनेजमेंट। तो ग्रीवियंस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि अब बात करते हैं ग्रीवियंस मैनेजमेंट के बारे में। ग्रीवियंस का मतलब है किसी भी वर्क रिलेटेड डिससेटिस्फैक्शन को मैनेजमेंट के सामने रखना। वर्क रिलेटेड डिससेटिस्फैक्शन है तो मैनेजमेंट के सामने हम रखते हैं। तो योडर कहते हैं कि ग्रीवियंस लिखित फॉर्मेट में होता है, जबकि डेविस के मुताबिक यह एक परसीव्ड इनजस्टिस होता है जो एम्प्लॉय को फील होता है। तो ग्रीवियंस काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक होता है हमारा डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि इंटरनल डिसकंटेंट जो एम्प्लॉय के मन में होता है। दूसरा होता है कंप्लेन यानी जब डिससेटिस्फैक्शन को किसी से शेयर किया जाता है वो कंप्लेन बन जाता है। अब ग्रीवियंस के मेन काउजेज होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट रिलेटेड इशूज़ यानी पॉलिसीज़ का अनक्लियर होना, बाइस या पुअर एटीट्यूड होना। फिर आता है एम्प्लॉय यानी कि मिसअलाइनमेंट विद कंपनी गोल, जेलसी या फिर बेसलेस ग्रीवियंस। तो फ्रेंड्स ये था एक ओवरव्यू कलेक्टिव बार्गेनिंग और ग्रीवियंस मैनेजमेंट का, राइट। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हम लोग बात कर रहे हैं करंट ट्रेंड और फ्यूचर अरेंजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक रिसेंट डिबेट की, जो कि बैंक स्पेसिफिक सैलरी वर्सेस IBA इंडस्ट्री वाइड नेगोशिएशन की है, राइट।
तो अब सवाल ये है कि हर बैंक अपने एम्प्लॉय को टेलर मेड सैलरी दे या सबके लिए एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्री वाइड स्किल रखा जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है, राइट। देखिए यहीं पे बात हो रही है बेसिकली डिबेट क्या है। हाँ यहाँ देखिए, ये जो मैं एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ मेन पॉइंट। देखिए मेन सवाल ये है कि हर बैंक अपने एम्प्लॉय को टेलर मेड सैलरी दे या सबके लिए स्टैंडर्ड इंडस्ट्री वाइड स्किल रखा जाए। तो प्रोस क्या है, अब देखिए प्रोस क्या है, यदि ऐसा रखेंगे तो उसका फ़ायदा क्या, इसका प्रोस क्या है। तो फ़ायदा ये है कि टेलर्ड पे से एम्प्लॉय रिटेंशन और प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद होती है, क्योंकि हर बैंक अपने एम्प्लॉय के नीड के हिसाब से पे स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन चैलेंज क्या है कि एचआर डिपार्टमेंट के पास अभी वो स्किल नहीं है जो कस्टमाइज पे मॉडल को इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कर सके। इसीलिए क्या आया, पीएलआई आया और पे फॉर परफॉर्मेंस आया और परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया। पीएलआई का मतलब है कि एम्प्लॉय को बैंक के नेट प्रॉफिट्स के बेसिस पर इंसेंटिव मिलेगा। पीएलआई मैट्रिक्स के हिसाब से प्रॉफिट जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा डे का पे भी मिलता है। अब बात करते हैं ग्रीवियंस मैनेजमेंट की। तो मैंने आपको बता ही दिया कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवियंस यानी वर्क रिलेटेड डिससेटिस्फैक्शन है, राइट। तो लेकिन इनको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। ग्रीवियंस का डेफिनेशन अलग अलग एक्सपर्ट दे रहे हैं। योडर कहते हैं कि ग्रीवियंस रिटर्न होता है, डेविस कहते हैं कि ये परसीव इनजस्टिस है, जो कि ग्रीवियंस एक रिटर्न कंप्लेन होता है जो मैनेजमेंट को सबमिट करना होता है। डेविस कहते हैं कि यह एक परसीव इनजस्टिस है जो एम्प्लॉय को फील होता है। ग्रीवियंस के टाइप में हमने देखा डिससेटिस्फैक्शन होता है, कंप्लेंट होता है। ग्रीवियंस का काउजेस क्या क्या होते हैं, तो पॉलिसीज़ का अनक्लियर होना, बायस या फिर मैनेजमेंट के नेगेटिव एटीट्यूड, और एम्प्लॉय इशूज़ क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कंपनी गोल के साथ मिसअलाइनमेंट, जेलसी या हमारे बेसलेस ग्रीवियंस, ये सब के सब हमारे काउजेज होते हैं ग्रीवियंस के। फिर बात करते हैं हम लोग इफेक्ट्स की। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, तो यूनियन इशू, इंटर यूनियन या इंट्रा यूनियन कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर ग्रीवियंस टाइमली रिजॉल्व ना किया जाए तो मोरल और प्रोडक्टिविटी दोनों लो हो जाती हैं, इसीलिए क्विक एक्शन लेना जरूरी है। अब बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे होता है बैंक में, राइट। तो देखिए ग्रीवियंस रिजोल्यूशन प्रोसेस, बैंक के पास एक फॉर्मल प्रोसेस होता है ग्रीवियंस को रिजॉल्व करने के लिए, जिसमें स्पेसिफिक टाइमलाइन फॉलो की जाती है। अब देखिए वो क्या होता है, अब देखिए एक एक्ट का नाम मैं आपको बताता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1982। तो इस एक्ट के तहत अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 50 या उससे ज़्यादा वर्कर हैं तो एक ग्रीवियंस सेटलमेंट अथॉरिटी बनाना मैंडेटरी है। क्या बनाना जरूरी है, ग्रीवियंस सेटलमेंट अथॉरिटी। कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक की फैक्टर है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए। अब देखिए एक होता है अवार्ड कम्युनिकेशन, जब एम्प्लॉय अपने सीनियर को फीडबैक देते हैं। एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट के एम्प्लॉय तक पॉलिसीज और गाइडलाइन का फ्लो। एक होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी कलीग के बीच कोऑर्डिनेशन। एक होता है क्रॉस सेक्शनल कम्युनिकेशन, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच इंटरेक्शन। अब एक बात कर लेते हैं हम लोग पॉलिसीज़ की। देखिए एक अच्छी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी स्टेबल होनी चाहिए, लेकिन साथ ही फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए ताकि टाइम के साथ अपडेट हो सके और यूनिफॉर्मली अप्लाई की जा सके। पार्टिसिपेशन की बात करें, अगर एम्प्लॉय को मेजर पॉलिसी में इनपुट देने का मौका दिया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी रिड्यूस हो सकती है। वही कह रहा है ना कि वर्कफोर्स इनपुट ऑन मेजर पॉलिसी, राइट। अब एक पॉइंट है ट्रस्ट बिल्डिंग। देखिए मैनेजमेंट और यूनियन के बीच ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना काफ़ी ज़रूरी है। अब एक पॉइंट आता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीवियंस हैंडलर। मतलब क्या होता है, जो लोग ग्रीवियंस हैंडल करते हैं उन्हें ओपन, कोऑपरेटिव और टाइमली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट को कैसे समझें, हाउ टू अंडरस्टैंड द कॉन्फ्लिक्ट। देखिए सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट का डेफिनेशन भी समझना जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब दो इंटरडिपेंडेंट पार्टीज़ के बीच नेगेटिव डिफरेंस, इमोशन और बिहेवियर डेवलप हो जाता है। तो सोर्सेज क्या क्या है कॉन्फ्लिक्ट के, पहला है ग्रुप डायनेमिक, यानी टीम के मेंबर के बीच क्लैशेस होना। परसेप्शन, यानी गलत सोच या मिसअंडरस्टैंडिंग होना। इमोशन एंड ईगो, मतलब कि हाई इमोशनल रिस्पॉन्स या ईगो क्लैश। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के थ्रू इन सभी इशूज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है जिससे एक हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट बना रहे, राइट। अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट ये तो समझ में आ गया। तो ये सभी एक क्विक ओवरव्यू मैंने आपको प्रोवाइड किया। इससे रिलेटेड आगे हम लोग बात करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है, मतलब आएगा ही आएगा। देखिए वही चीज़ कह रहा है, कॉन्फ्लिक्ट का नेचर है इनएविटेबल, राइट। यह समझना, और फिर तो यह गोल, इफेक्टिवनेस और रिलेशनशिप को इन्हांस भी कर सकता है, राइट। और ट्रिगर की बात करें तो कॉमन ट्रिगर जो कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देते हैं, ठीक है, वो है पहला है स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी जब लोग अपने बिलीफ या ओपिनियन के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। फिर दूसरा है हमारा इनकम्पैटिबल गोल या बिलीफ, यानी क्या हुआ, अलग अलग लोगों के ऑब्जेक्टिव जब मैच नहीं करते हैं। फिर आता है स्कार्स रिसोर्स, यानी जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तब कंपटीशन बढ़ने लगता है। वर्क प्लेस में कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस इनकॉन्ग्रुएंस, यानी जब एम्प्लॉयज़ का रोल और स्टेटस अलाइन नहीं हो। दूसरा है हमारा कंपटीशन, यानी कि प्रमोशन या रिकॉग्निशन के लिए। और दूसरा है हमारा वैल्यू डिफरेंस। वैल्यू डिफरेंस का मतलब जब लोगों को पर्सनल वैल्यू क्लैश करते हैं।
अब सवाल है कि इस कन्फ्लिक्ट का आउटकम क्या होता है, व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ द कन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहला आता है पॉजिटिव आउटकम, यानी अगर कन्फ्लिक्ट को इफेक्टिवली मैनेज किया जाए तो यह ग्रोथ, टीम कोहेजन, ट्रस्ट और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। नेगेटिव एस्पेक्ट और आउटकम क्या बनता है, लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट अनरिजॉल्व रह जाए तो रिलेशनशिप टूट सकते हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है और माइनर इशू एस्केलेट हो सकते हैं। अब सवाल है कि कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मॉडल कौन कौन से हैं। तो देखिए, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए एक फेमस मॉडल है, इसको हम लोग बोलते हैं थॉमस एंड किलमैन मॉडल, जो कि 5 डिफरेंट स्ट्रेटजी सजेस्ट करता है। पहला होता है हमारा कॉम्पिटिंग का मतलब असर्टिव अप्रोच है, जो कोई डिसीजन लेने के लिए बेस्ट है लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हार्म हो सकते हैं। दूसरा है कोलैबोरेटिंग, यानी विन विन स्ट्रेटजी है जहाँ सबकी आइडिया इंटीग्रेट की जाती है, जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बिल्ड करती है। तीसरा है अवॉइडिंग का मतलब कन्फ्लिक्ट को इग्नोर करना, जो कभी कभी हेल्पफुल होता है लेकिन रिस्क होता है कि इशू कभी रिजॉल्व नहीं होगा। फिर आता है हमारा एकोमोडेटिंग का मतलब अपने व्यूज़ को साइड पे रखकर दूसरे की बात मान लेना, जो रिलेशनशिप प्रिजर्व करने के लिए यूज़फुल है। और फाइनली आता है कॉम्प्रोमाइजिंग, यानी एक म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन ढूंढने की कोशिश जहां दोनों पार्टीज थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ की बात कर लेते हैं। तो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना तभी इफेक्टिव होता है जब आप सब सिचुएशन और इन्वॉल्व पार्टीज़ के नीड को समझेंगे। तो मैंने आपको बताया ही, इसमें कोलैबोरेशन एक स्ट्रेटजी है। बेस्ट यूज़ तब होता है जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करनी हो, तब कोलैबोरेशन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद और क्या स्ट्रेटजीज़ है आपके पास, कॉम्प्रोमाइजिंग एक स्ट्रेटजीज़ है। कॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब कि जब दोनों पार्टीज़ को जल्दी से एक सॉल्यूशन चाहिए। एकोमोडेटिंग का मतलब होता है कि तब यूज़फुल होता है जब आप अपने रिलेशनशिप को प्रिजर्व करना चाहते हैं। फिर कॉम्पिटिंग का मतलब होता है कि जब आपको असर्टिव होना पड़े या इमरजेंसी डिसीजन लेना पड़े। और अवॉइडिंग मैंने आपको बताया ही पहले कि कभी कभी कन्फ्लिक्ट को इग्नोर करना बेटर होता है, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म रिजोल्यूशन नहीं मिलता। फिर आता है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इंसाइट। तो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए भी कुछ एसेंशियल इंसाइट याद रखनी चाहिए, जैसे कि आपका पहला है यहाँ पे क्लोज कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन क्लियर हो। और मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करने के लिए हमेशा क्लियर और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखें। फिर गोल क्लैरिटी एंड डिफाइंड रोल, जब सबको अपने रोल और गोल क्लियर होते हैं तब कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम होते हैं। प्रॉब्लम का एनालिसिस, यानी कि रियल और परसिव्ड इशू को डिस्टिंग्विश करना जरूरी है ताकि सही सॉल्यूशन मिल सके। ट्रस्ट बिल्डिंग एंड ओपननेस, टीम में ट्रस्ट और ओपननेस को इनकरेज करें जिससे प्रिवेंटिव मेजर लिया जा सके। एम्बिग्यूटी कम करना। और फिर आता है मैनेजरियल रोल, यानी मैनेजर को अपने टीम मेंबर के कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल को पहचानना चाहिए ताकि उनके हिसाब से स्ट्रेटजी अप्लाई किया जा सके। तो ये था एक क्विक ओवरव्यू ऑन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट के डिलेमा के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मैनेजमेंट डिलेमा एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट गोल होते हैं लेकिन कोई भी सिंगल सॉल्यूशन नहीं होता। तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, इनएविटेबल एविल, राइट। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करते हैं उन्हें मल्टीपल प्रायोरिटीज़ को बैलेंस करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है तो मल्टीपल प्रायोरिटीज़ को बैलेंस करना पड़ता है, राइट। इस प्रोसेस को हैंडल करने के लिए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की ज़रूरत होती है और लीडरशिप कल्चर काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है डिलेमा को हैंडल करने में। इनोवेटिव और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लीडर का अप्रोच है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट बताया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के डिलेमा। तो ऑर्गेनाइजेशन डिलेमा का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है प्रोडक्टिविटी पर, एम्प्लॉय के मोराल पर और प्रॉफिटेबिलिटी पर। देखा ना, प्रोडक्टिविटी, मोराल एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो कॉमन कॉज जो डिलेमा क्रिएट करते हैं वो क्या क्या है, लैक ऑफ फॉरसाइट, फिर या कभी कभी अनकंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है कि एक अर्ली डिटेक्शन और रूट कॉज एनालिसिस, क्या बोलते हैं इसको, रूट कॉज एनालिसिस। तो इसमें क्या पॉइंट है, तो हमने क्या देखा, जैसे ही डिलेमा डिटेक्ट हो जाता है तो तुरंत उसका सॉल्यूशन ढूंढना बेटर होता है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था डिस्प्यूट के बारे में, ग्रीवेंस सेटलमेंट के बारे में और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें बताई जा रही हैं। अब बात करते हैं वर्कर पार्टिसिपेशन की। तो इसका मेन पर्पज़ है एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ उनका अलाइनमेंट हो सके। तो जब वर्कर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं और शेयर्ड ऑब्जेक्टिव डेवलप होते हैं, राइट। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यदि मैनेजमेंट के लिए यह कंसल्टेशन का एक तरीका है, एम्प्लॉय के लिए यह को डिसीजन मेकिंग जैसा है, एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग यह लेबर मैन इन्वॉल्वमेंट है बिना किसी अथॉरिटी के। अब डेमोक्रेसी कहता है कि
जिससे टीम यूनिटी और शेयर्ड गोल बिल्ड होता हो। तो ऐसे इन्वॉल्वमेंट को क्या होता है, ऐसे इन्वॉल्वमेंट को इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी कहते हैं, जिससे मतलब ऐसा जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम लोग इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी बोलते हैं, जिससे टीम यूनिटी शेयर्ड गोल जो है बिल्डअप होता है। अब देखिए भारत में वर्कर पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, तो इंडिया में वर्कर पार्टिसिपेशन के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि आप जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल का एग्जांपल दे सकते हैं, वर्क कमेटी का एग्जांपल देख सकते हैं। तो यह प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक, पर्सनल, सोशल डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। अब पार्टिसिपेशन का अलग अलग लेवल होता है, जैसे इन्फॉर्मेटिव हो गया, मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करना, कंसल्टेटिव यानी सजेशन लेना, एसोसिएटिव यानी कोलैबोरेटिव अप्रोच से डिसीजन लेना, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी एक्टिव डिसीजन मेकिंग, और फाइनली आता है डिसिसिव। डिसिसिव का मतलब होता है वर्कर का कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट डिसीजन में। अब आते हैं इसका बेनिफिट क्या क्या होता है वर्कर पार्टिसिपेशन से। तो वर्कर पार्टिसिपेशन का बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि मोटिवेशन। तो मोटिवेशन मतलब कि जब एम्प्लॉय को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है तो उनका मोराल बढ़ता है। फिर हार्मोनी, यानी कि ये हमने देख लिया। फिर आता है ऑनरशिप एंड इनिशिएटिव, यानी कि अपने डिसीजन के रिजल्ट को देखकर वर्कर ऑनरशिप फील करते हैं और इनिशिएटिव लेने लगते हैं। फिर आता है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, यानी जब सब मिलकर काम करते हैं तो रिसोर्सेज का बेस्ट यूज होता है। तो ये था एक क्विक ओवरव्यू ऑन मैनेजमेंट डिलेमा और वर्कर पार्टिसिपेशन। चलिए अब हम लोग थोड़ा तो वर्कर पार्टिसिपेशन के बेनिफिट्स और मेथड्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले वर्कर पार्टिसिपेशन के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स पर नज़र डालते हैं। पहला क्या है, रेसिस्टेंस टू चेंज, यानी रेसिस्टेंस टू चेंज कम होती है। जब एम्प्लॉय डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनते हैं ना तो नए मेथड को अडॉप्ट करना आसान हो जाता है। फिर कम्युनिकेशन इन्हांस होती है, राइट, और डिस्टॉर्शन या मिसकम्युनिकेशन का चांसेस कम हो जाता है। फिर जॉइंट डिसीजन, यानी जॉइंट डिसीजन लेने से कन्फ्लिक्ट भी रिड्यूस होती है, जिससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है। तो वर्कर पार्टिसिपेशन से डिस्प्यूट कम होते हैं, आप देख सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ता है, और जो हमारा एक्सटर्नल ये क्रिएटिविटी को भी इनकरेज किया जाता है, राइट। फिर कह रहा है कि मेथड्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन इंडियन बैंकिंग। तो इंडियन बैंकिंग सेक्टर में वर्कर पार्टिसिपेशन कैसे इंप्लीमेंट की जाती है यह देखते हैं। तो देखिए इंडियन बैंक में वर्कर पार्टिसिपेशन का मॉडल पार्शियली सक्सेसफुल रहा है, और बोर्ड रिप्रेजेंटेशन का एक एग्जांपल है जहाँ पे गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर होता है जो मेजॉरिटी यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। और लेकिन यूनियन डाइवर्सिटी के कारण यह अप्रोच कभी कभी कंटेंशन भी क्रिएट करता है। अब बात करते हैं ब्रांच लेवल लिमिटेशन। तो वर्कर पार्टिसिपेशन टॉप लेवल पर तो दिखती है, लेकिन ब्रांच लेवल पर इसका इम्पैक्ट उतना नहीं होता। वास्ट नेटवर्क के कारण इसका असर हर ब्रांच तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए बैंकिंग सेक्टर में कलेक्टिव बार्गेनिंग और जॉइंट कंसल्टेटिव मीटिंग पार्टिसिपेशन के मेन मेथड हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग और जॉइंट कंसल्टेटिव मीटिंग, राइट। तो सजेशन स्कीम भी बैंक में कॉमन है। तो ये दो वर्ड याद रखिएगा, दो मेन स्कीम क्या क्या है, WPM मेथड क्या है, तो वर्कर पार्टिसिपेशन मेथड है कलेक्टिव बार्गेनिंग और जॉइंट कंसल्टेटिव मीटिंग। और देखिए कुछ सजेशन स्कीम बताई जा रही है जिसमें बैंक में कॉमन है, जैसे जहाँ एम्प्लॉय अपने इनोवेटिव आइडिया शेयर करते हैं लेकिन इसका इन्फ्लुएंस लिमिटेड होता है। अब फिर एक आता है वर्कर पार्टिसिपेशन को पूरी तरह से सक्सेसफुल बनाने के लिए एटीट्यूडनल चेंज की ज़रूरत है दोनों यूनियन और मैनेजमेंट में। अब बात कर लेते हैं हम लोग वर्कर पार्टिसिपेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो वोट रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में हुई थी, जैसे कि HMT और LIC 1965 में हुई थी। वर्कमैन डायरेक्टर, अब एक यूनियन नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होता है जो बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है और फुल राइट एंजॉय करता है। यदि पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक में ऑफिसर के रिप्रेजेंटेटिव भी बोर्ड के हिस्से होते हैं, लेकिन यूनियन के बीच डिसएग्रीमेंट भी कॉमन है। अब एक होता है हमारा सॉफ्ट लेवल पार्टिसिपेशन। मतलब क्या हुआ कि सॉफ्ट लेवल पार्टिसिपेशन में कुछ लिमिटेशन होते हैं, जहां सॉफ्ट फ्लोर पर इसका इम्पैक्ट लिमिटेड होता है। 1975 के बाद जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी का कंसेप्ट आया, जहां इंडस्ट्री जिसमें 500 से ज़्यादा वर्कर हैं उनके लिए एक कमेटी बनाई गई। क्या बोलते हैं तो जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी। अब देखिए इस मॉडल के दो लेवल होते हैं, एक होता है सॉफ्ट काउंसिल और एक होता है जॉइंट काउंसिल। तो सॉफ्ट काउंसिल यानी जो सॉफ्ट फ्लोर एफिशिएंसी और वेस्ट रिडक्शन पे फोकस करते हैं, और जॉइंट काउंसिल जो प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट पे काम करते हैं, राइट। तो ये कमेटी के अंदर दो लेवल थे, एक था सॉफ्ट कमेटी एफिशिएंसी और वेस्ट, और जो जॉइंट काउंसिल हमारा प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब गोल की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कलेक्टिव वर्कर पार्टिसिपेशन के कुछ और भी फॉर्म देखे गए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो यह एक नेगोशिएशन प्रोसेस है जो एम्प्लॉयमेंट टर्म को डिसाइड करती है, लेकिन यह नॉन बाइंडिंग होता है, मतलब कि और इसमें पावर डायनेमिक पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद आता है हमारा सजेशन स्कीम, भी एक तरह का फॉर्म है। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पे एम्प्लॉय के इनोवेटिव आइडिया को रिवार्ड किया जाता है, जो एंगेजमेंट को बूस्ट करते हैं। फिर एक आता है क्वालिटी सर्कल, जिसको QCs कहा जाता है। तो क्वालिटी सर्कल एक छोटी छोटी टीम होती है जो स्पेसिफिक इशू सॉल्व करने के लिए काम करती है, जैसे कि भेल में, ठीक है, M&M में, गोदरेज में यह मॉडल देखा गया। हालांकि यूनियन इस मॉडल को लेकर कॉशियस रहते हैं। फिर एक आता है हमारा ESOP क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्रोग्राम, ऑनरशिप प्लान। तो यह मेनली MNCs और सॉफ्टवेयर कंपनी में देखे जाते हैं जो एम्प्लॉय के को शेयर अलॉट करते हैं। इससे एट्रिशन रेट कम होता है और परफॉर्मेंस से शेयर को लिंक किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों वर्कप्लेस डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी प्रोसेस के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। यह टॉपिक बैंकिंग सेक्टर के लिए भी काफ़ी रेलिवेंट है, जहाँ रूल्स और कंडक्ट और रेगुलेशन सब कुछ डिफाइन करते हैं। पहला आता है डिसिप्लिन एट वर्कफोर्स। देखिए इंटरनल डिसिप्लिन, यह HR रूल के थ्रू मैनेज होती है। जो तो वर्कप्लेस डिसिप्लिन को समझना काफ़ी ज़रूरी है और यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू समझा जा सकता है। पहला है हमारा इंटरनल डिसिप्लिन, यह HR रूल के थ्रू मैनेज होती है, जो एम्प्लॉय बिहेवियर और कस्टमर डीलिंग को रेगुलेट करती है। यह स्पेशली पब्लिक फंड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है वॉलंटरी कॉम्प्लाइंस। डिसिप्लिन तभी इफेक्टिव हो सकता है जब एम्प्लॉय अपनी बिलीफ से फॉलो करे, ये लिखा है ना, और इसे फॉलो करते हैं, ना कि किसी फोर्स से। इससे क्लियर और रेगुलरली अपडेटेड नॉर्म्स होना चाहिए। फिर अथॉरिटी का एग्जांपल दिया हुआ है। लीडर को हमेशा अपने बिहेवियर का एग्जांपल सेट करना चाहिए, जैसे पब्लिकली और रिप्रीमेंट बिहेवियर। फिर एक आता है हॉट स्टोव। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछा गया था पिछली बार। हॉट स्टोव थ्योरी क्या कहता है, समझिए। ये थ्योरी कहता है कि डिसिप्लिन को हमेशा फेयर, इमीडिएट और कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय गलत काम करता है तो तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। तो क्या होना चाहिए, फेयर, इमीडिएट और कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब एक होता है पॉजिटिव वर्सेज नेगेटिव डिसिप्लिन। तो देखिए ये क्या होता है, तो देखिए सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव डिसिप्लिन मोराल को बूस्ट करता है, जबकि नेगेटिव डिसिप्लिन मिनिमम कॉम्प्लायंस इन्फोर्स करता है। मोराल बूस्ट करेगा और नेगेटिव डिसिप्लिन जो है मिनिमम कॉम्प्लायंस को इन्फोर्स करेगा। इफ़ यू टॉक अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट, तो अब देखिए बात करते हैं कि काउंसलिंग के रिगार्डिंग, एम्प्लॉय काउंसलिंग एंड डिसिप्लिनरी प्रोसेस। तो देखिए काउंसलिंग का मेन फोकस रिफॉर्मेटिव होता है। कहाँ पे होता है, काउंसलिंग का मेन फोकस रिफॉर्मेटिव फोकस होता है, जिससे एम्प्लॉय अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकें। इससे कॉम्प्लायंस और प्रोडक्टिविटी दोनों इम्प्रूव होती है। काउंसलिंग की स्टाइल क्या क्या होती है, जैसे कि इफेक्टिव काउंसलिंग में सबसे एक्टिव लिसनिंग आएगा, गाइडेंस आएगा, राइट। इफेक्टिव लिसनिंग, गाइडेंस देना जरूरी है, स्पेशली जब माइनर इशू हो। तो यदि हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी की बात करें तो देखिए पनिशमेंट तभी इफेक्टिव होता है जब वो इम्प्रूवमेंट के लिए हो, ना कि रिट्रीब्यूशन के लिए। पनिशमेंट तभी इंपॉर्टेंट होता है। फिर कुछ बात कर लेते हैं डिसिप्लिनरी स्टेप की। तो डिसिप्लिनरी एक्शन के स्टेप होते हैं, जैसे कि इंक्वायरी हो गया, काउंसलिंग हो गया, वार्निंग हो गया, राइट। ऐसे केस अगर केस सीरियस हो तो पेनल्टीज़ भी लग सकती हैं। फिर बात कर लेते हैं हम लोग नेचुरल जस्टिस की। तो डिसिप्लिनरी एक्शन को फेयर और डिटेल प्रोसेस के थ्रू हैंडल किया जाए, जिसमें एम्प्लॉय के राइट को रिस्पेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग डिसिप्लिनरी एक्शन और नेचुरल जस्टिस के बारे में, एक्शन नीड की। जब भी मिसकंडक्ट होता है तो उसे हैंडल करने के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। यह प्रॉम्प्ट और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, स्पेशली मोरल ऑफेंस के केस में। अब एक पॉइंट है जिसको नेचुरल जस्टिस बोलते हैं, बराबर पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल क्या होता है, इसको समझिए। इसमें क्या कहा गया है कि नो सेल्फ जजिंग। तो इसके कुछ की एलिमेंट्स हैं, यानी कि जज और एक्यूज्ड को सेपरेट होना चाहिए। फिर कह रहा है राइट टू बी हर्ड, यानी एम्प्लॉय को अपनी साइड रखने का हक होना चाहिए। फिर कह रहा है इन्फॉर्म चार्जेस, यानी चार्जेस क्लियर होने चाहिए और क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी राइट होना चाहिए। और फाइनली आता है प्रोपोर्शनल पनिशमेंट, यानी जो एक्शन लिया जा रहा है वो मिसकंडक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो फ्रेंड्स बैंक की प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में डिसिप्लिनरी एक्शन को रेगुलेशन के थ्रू गवर्न किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट बायपार्टाइल एग्रीमेंट और कंडक्ट रूल। फिर बात कर लेते हैं कि डिसिप्लिनरी रूल फॉर बैंक एम्प्लॉय। अवार्ड स्टाफ डिसिप्लिनरी प्रोसेस क्या होता है, तो पहले मिसकंडक्ट को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। क्रिमिनल और डिपार्टमेंटल एक्शन दोनों पॉसिबल होते हैं। फिर एक आता है हमारा पोस्ट कन्विक्शन या एक्यूटल। देखिए कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय को कन्विक्शन मिलता है तो डिसमिसल हो सकते हैं, अगर एक्यूटल होता है तो डिपार्टमेंटल एक्शन कंटिन्यू हो सकता है। प्रोसेस क्या होती है, तो चार्जशीट इशू होता है, एम्प्लॉय को रिस्पांस देने का टाइम दिया जाता है और इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है। यूनियन या लीगल रिप्रेजेंटेशन को भी परमिशन होती है। फिर सस्पेंशन की बात करें, अगली साइड में चलते हैं। तो सस्पेंशन यानी क्या होता है, सस्पेंशन में क्या होता है दोस्तों कि
इंक्वायरी के दौरान सब्सिस्टेंस पे दिया जाता है। पेनल्टीज़ की बात करें तो पेनल्टी में मिसकंडक्ट और एम्प्लॉय के रिकॉर्ड के बेसिस पर पेनल्टी डिसाइड की जाती है। सीवियर केसेस में डिसमिसल भी हो सकता है। ऑफिसर कंडक्ट रेगुलेशन, यानी एक्सपेक्टेड ऑफिसर क्या एक्सपेक्टेड है कि वो इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और लॉयल्टी मेंटेन करेगा। प्रोहिबिटेड एक्शन क्या क्या है उसके लिए, तो अगर ऑफिसर का फैमिली मेंबर क्रेडिट रिलेटेड फर्म में काम करता है या कोई एक्सटर्नल एम्प्लॉयमेंट करता है तो वो प्रोहिबिटेड होता है। फिर हम बात कर लेते हैं डिसिप्लिनरी प्रोसीजर एंड डोमेस्टिक इंक्वायरी इन बैंक, राइट। तो लेट्स डिस्कस दिस पार्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसमें सबसे पहला आता है पेनल्टी इम्पोजिशन। सबसे पहले पेनल्टी इम्पोजिशन की बात करते हैं तो एक आता है मेजर पेनल्टी, यानी अगर कोई बड़ा मिसकंडक्ट है तो फॉर्मल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है या डिटेल इन्वेस्टिगेशन होता है। फिर एक आता है माइनर पेनल्टी, यानी अगर कोई माइनर मिसकंडक्ट है तो प्रोसेस थोड़ा सिंप्लीफाइड है। इस केस में ऑफिसर अपना डिफेंस सबमिट करता है और अगर ज़रूरत हो तो इंक्वायरिंग अथॉरिटी अपॉइंट की जाती है। फिर एक आता है अपील एंड रिव्यू, ऑफिसर अपील। जब पेनल्टी लगती है तो अपील और रिव्यू का भी प्रोसेस होता है। एक होता है ऑफिसर अपील, यानी अगर किसी ऑफिसर को पेनल्टी या सस्पेंशन मिलता है तो वो अपील कर सकता है। रिव्यू की बात करें तो अगर पेनल्टी लग गई तो उसे 6 मंथ के अंदर रिव्यू किया जाता है। यह रिव्यू अथॉरिटी के थ्रू होता है। यदि हम प्राइवेट सेक्टर बैंक के प्रैक्टिसेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो वो क्या करते हैं, बाइपार्टाइट सेटलमेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है, या नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक है तो उसमें तो आप पढ़ के जाइए नेचुरल जस्टिस में क्या क्या होता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो नए प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें प्रोसेस थोड़ा सिंप्लीफाइड है लेकिन वो भी नेचुरल जस्टिस को ही फॉलो करते हैं। एक बार देख लीजिए नेचुरल जस्टिस में क्या क्या होता है, मैंने आपको बताया था, नो सेल्फ जजिंग, फिर कह रहा राइट टू बी हर्ड, इन्फॉर्म चार्ज, क्रॉस एग्जामिनेशन, एविडेंस एक्सेस, प्रोपोर्शनल पनिशमेंट। ये होता है हमारा ये नेचुरल जस्टिस। अब देखिए होता है डोमेस्टिक इंक्वायरी का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो डोमेस्टिक इंक्वायरी में सबसे पहला आता है फेयरनेस, यानी यह प्रोसेस क्वासी जुडिशियल होता है, मतलब फॉर्मल जुडिशियल सिस्टम जैसा ही है। इस प्रोसेस को चार्जशीट के थ्रू इनिशिएट किया जाता है। फिर आता है नोटिस, यानी एम्प्लॉयर को एक डिटेल नोटिस दी जाती है जिसमें उनको सारी चार्जेस की इन्फॉर्मेशन मिलती है। यह नोटिस प्रूफ ऑफ डिलीवरी के साथ होनी चाहिए। फिर आता है वेन्यू, यानी डोमेस्टिक इंक्वायरी का वेन्यू एम्प्लॉय के यूनिट में या उनके कन्वीनियंट लोकेशन पे हो सकता है। जब इंक्वायरी चल रही होती है तो एविडेंस और एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है। तो एविडेंस में क्या बताया जा रहा है कि सभी डॉक्यूमेंट एम्प्लॉय के प्रेजेंस में प्रेजेंट किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का राइट एम्प्लॉय को दिया जाता है। फिर आता है विटनेस प्रोटोकॉल, यानी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया जाता है लेकिन यह सब एसेंशियल पर्सनल के सामने ही होता है। हियरिंग एंड डिफेंस, तो हियरिंग एंड डिफेंस की यदि हम बात करें तो पहला आता है इनिशियल हियरिंग, यानी पहली हियरिंग में एम्प्लॉय को चार्जेस की रिसीट एक्नॉलेज करनी पड़ती है। दूसरे में प्ली करनी पड़ती है, यानी कि अगर एम्प्लॉय चार्जेस को डिनाई करता है तो उसके लिए प्ली स्टेज स्टार्ट होता है जिसमें एम्प्लॉय अपने डिफेंस को प्रेजेंट करता है। अब देखिए इसके में एक पॉइंट है जो कि बताया जा रहा है डिफेंस प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो देखिए एम्प्लॉय का क्या राइट है। तो पहला आता है इंक्वायरी का नेचर। तो अब जब इंक्वायरी की जाती है तो यह क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस होता है जिसमें मिसकंडक्ट डिटरमाइन किए जाते हैं। जो भी फाइंडिंग्स होते हैं उसे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के सामने रखा जाता है। अगर ज़रूरत हो तो वो कंक्लूजन को अमेंड भी कर सकता है। राइट टू डिफेंस की बात करें तो इसमें मतलब कि अगर एम्प्लॉय को एडवाइस फाइंडिंग में मिलती है तो उन्हें अपने डिफेंस देने का फुल राइट होता है। फिर आता है अपील्स एंड रिव्यू। तो सीएसई अपील को एपीलेट अथॉरिटी हैंडल करती है जो नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए डिसीजन लेती है, ठीक है। दूसरा आता है ऑफिसर रिव्यू, यानी अगर पेनल्टी लग गई है तो वह 6 मंथ के अंदर रिव्यू की जाती है। अगर नेसेसरी हो तो सो कॉज नोटिस दिया जाता है पेनल्टी इन्हांस करने के लिए। और फिर आता है फ्रॉड प्रिवेंशन, ठीक है। तो फ्रॉड प्रिवेंशन में क्या होता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स, बैंक में फ्रॉड से बचने के लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसीज और चेक होनी चाहिए। रिपोर्टिंग, अगर किसी को फ्रॉड या सस्पिशियस एक्टिविटी का पता चले तो इमीडिएट रिपोर्टिंग करना जरूरी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सभी इंपॉर्टेंट पार्ट थे। कंप्लीट मॉड्यूल डी को हमने यहाँ कवर किया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आपको किसी PDF की रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। धन्यवाद।